अगला वो है द पार्ट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब देखिए जी, फिजिकल फिटनेस को उन्होंने दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपके हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, दूसरा आपका स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। आज से पहले भी आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे अपनी डिग्री के दौरान, और ये बड़ी बुनियाद है। मैं आपको बता दूं स्पोर्ट्स साइंसेस की पहले पहले लेक्चर्स में आपको ये बताया जाता है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या होती है और स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या होती है। और ये जो है, ये जो 11 के 11 कंपोनेंट्स हैं, 5 जो है हेल्थ वाले और 6 स्किल वाले, ये सारी जिंदगी जब तक आप स्पोर्ट्स पढ़ते हैं ये जगह जगह काम आते हैं। बेसिकली यही स्पोर्ट्स साइंसेज है, यही स्पोर्ट्स साइंसेज है। साइंटिफिक कोचिंग ही स्पोर्ट्स साइंसेज है, साइंटिफिक कोचिंग ही फिजिकल एजुकेशन है। बाकी सारे जो है सब्जेक्ट्स इसको सपोर्ट करते हैं। मतलब कि एक खिलाड़ी होगा, एक कोच होगा, एक टीम होगी, तो ही उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। एक हमारा सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो खिलाड़ी की खुराक की बात करेंगे तो क्या हो गया, वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गया। अगर हम उसी खिलाड़ी की इंजरी की बात करते हैं, वो ट्रॉमा एंड रिहैबिलिटेशन हो गया। अगर हम उसकी मेडिसिन की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया। अगर हम उसी खिलाड़ी के फंक्शंस की बात करते हैं तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी होगी। अगर हम उसकी बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स की बात करते हैं तो वही स्पोर्ट्स एनाटॉमी होगी। अगर वही हम स्पोर्ट्स में वहां पर हम अगर उसको जहनी तौर पर जो मामलात हैं उनकी बात करते हैं तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगी। मतलब ये यही 11 कंपोनेंट्स हैं, यही वो फिजिकल ये साइंटिफिक कोचिंग है जिसकी बेस के ऊपर आपका सारा जो सब्जेक्ट है वो इसके गिर्द घूमता है। ठीक है जी, इसीलिए इस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करवाया गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आपको इस पे कमांड होती है तो इसको बुनियाद बना के आप सारे मामलात को आगे लेकर चलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी आज आपको हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं 11 के 11, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आइंदा इंशाल्लाह आपको कोई मसला इस हवाले से नहीं होगा अगर आप इसको कीन इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है ये हर बंदे के लिए जरूरी है। हर बंदे के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है या नहीं है, सिर्फ आपको समझाने की हद तक। हम तो स्पोर्ट्स ही पढ़ रहे हैं ना, ये हर बंदे के लिए जरूरी है। स्किल आपको पता है, हेल्थ बोलते हैं सेहत को और स्किल बोलते हैं महारत को। आपके पास महारत ना हो, मतलब आपके पास हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की महारत नहीं है, मतलब आप एक वक्त में हाथ और जो है पाँव इकट्ठे नहीं चला सकते, लेकिन आप फिर भी हेल्दी हैं, चला लेते हैं, आप इतने एफिशिएंट नहीं है, तो स्किल की हमें जरूरत पड़ती है मखसूस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हेल्थ जो है वो आपको हर जगह जरूरी होती है। दो बड़ी वाज़ेह मिसालें लिखी हुई हैं, इट टू परफॉर्म वेल इन स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्ड सर्टेन स्किल्स। बड़ी बात है, मिसाल से उन्होंने बता दिया। आगे ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस उन्होंने जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं वो 5 है। ये 5 बड़े अहम है। ये बेतहाशा दफा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा चुके हैं। जैसे हमें कॉमिक तराना याद है ना, जैसे हमें याद है लब्बे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, ये याद है। ऐसे ही ये स्पोर्ट्स साइंसेस का कौमी तराना है और ये लपे आती है। मतलब ये रट्टा भी मारा हो आपने, रट्टे वाली बात ही नहीं है बड़ा इसमें, मतलब कि आप समझ लें कि इसमें लॉजिक्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई चीजें आपको, जैसे पहला कलमा तैयब तैयब मेरे पाक। अब ये बातें आप अगर आप सो भी रहे हो, आपको उठ के सुनाए ना जी, पहला कलमा सुनाए जी, आप वो जो बचपन में आपने आज से 20 25 30 साल पहले पढ़ा है, आप उसको फ्रिक्वेंटली वैसे ही फ्लुएंसी के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरीज में, आपकी दिमाग की मेमोरी में सेव हो चुका है। आप उसको फौरन से पहले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी ऐसे कर आपको, मतलब कि जो है उसको, जैसे आपको टेबल याद होते हैं, ऐसे ये चीजें हैं सारी। ठीक है जी, इसमें 5 चीजें हैं। आपने सारे स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह जो मेरे साथ इस टाइम ऑनलाइन अटैच हैं। ये 5 के 5 जो हैं ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। अगर आप में से किसी ने एफए में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हो तो वहां पर भी अब जो अमले तनफुस है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये वहां भी इंट्रोड्यूस अब करवा दिया उन्होंने। ये पहले भी था गालबन, मैं अब जो एफ ए और बी की क्लासेस के साथ अटैच हूँ तो वहां पर ये पढ़ाया जाता है।
आए इसको पढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सबसे पहला कंपोनेंट होता है। कार्डियो बोलते हैं आपके दिल को, फिटनेस को आप जानते हैं क्या कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर द एबिलिटी टू एक्सरसाइज योर एंटायर बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आप अपनी बॉडी को एक लंबे अरसे के लिए तैयार करते हैं एक्सरसाइज के लिए, या वो इस काबिल हो जाती है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है। ठीक है, उससे अगला ये एक एक लाइन लिखी हुई है, इसकी आगे पूरी डिटेल है। ठीक है, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ है द अमाउंट ऑफ फोर्स योर मसल कैन प्रोड्यूस, कि वो ताकत जो कि आपके मसल प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको आप स्ट्रेंथ करेंगे। ये मस्कुलर स्ट्रेंथ इसका नाम, दूसरा मस्कुलर स्ट्रेंथ इसका नाम है। मस्कुलर इंड्योरेंस, अब इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फर्क होता है, ये आगे आपको डिटेल बताते हैं। द एबिलिटी, आम तौर पर आम बंदा जो है, जो स्पोर्ट्समैन नहीं है, या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट नहीं है, या स्पोर्ट्स साइंसेज का स्टूडेंट नहीं है, या फिजिकल एजुकेशनिस्ट नहीं है, उसके लिए स्टेमिना, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एक ही चीज होती है। वो इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन हमारे लिए जो हम स्पोर्ट्स के बंदे हैं, मतलब अब आप लोग जो है स्पोर्ट्स वाले हैं, अब आप चूंकि आप वही बात करेंगे जो सिस्टमेटिक बात है, जो साइंटिफिक बात है। मसलन सारी जिंदगी हम बैट्समैन, जो हम बल्लेबाज होता है उसको बैट्समैन बोलते हैं, अब वो नाम चेंज करके उन्होंने बैटर कर दिया। अब सारी दुनिया बैट्समैन बोले या बेस्टमैन बोले, जैसे हमारे गाँव वगैरह में बोलते हैं हम लोग, आपने उसको बैटर बोलना है। वजह ये है कि अब वो अगर उन्होंने एक बात बदल दी है कमेंट्री में, वैसे उन्होंने बना दिया मामला, तो आप चूंकि आप अप टू डेट हैं, आप फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स के बंदे हैं, तो आपको अलग अलग हर चीज का पता होना चाहिए, और इसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम में। द एबिलिटी टू यूज योर मसल्स मेनी टाइम विदाउट टायरिंग, अब इस पे मेनी टाइम्स आ गया। जब हम मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करेंगे तो इस पे नंबर ऑफ रेपिटेशन या टाइम बढ़ गया है विदाउट टायरिंग थकने के अलावा। फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहां पर रुका जाएगा 1 मिनट के लिए। अब फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं लचक को। अब आम तौर पर जो हमारे बाकी सारे कंपोनेंट्स है ना, जैसे कोऑर्डिनेशन है, स्पीड है, पावर है, रिएक्शन टाइम है, एजिलिटी है, जो कि स्किल में आते हैं, हम कभी कभार हमारे जो बच्चे हैं ना, उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी समझते हैं कि ये एक महारत है। ना ना ना, फ्लेक्सिबिलिटी महारत नहीं है, ये आपकी हेल्दी होने की निशानी है। हर हेल्दी पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएं या आप इनएक्टिव हो, तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की तारीफ लिखी हुई है, आगे डिटेल भी है, हम इसको पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू यूज योर जॉइंट्स फुली थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ मोशन, के अपने जॉइंट्स को वाइड रेंज ऑफ मोशन पे आप इसको यूज करते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। आखिरी जो बॉडी फैटनेस है, इसको कंपोजिशन बोलते हैं, ये बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स को बोलते हैं। मसलन कि आपका जो है हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए, इसको बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं। ये 5 चीजें अहम है। मतलब हेल्दी पर्सन के अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ भी होती है, उसके मसल ताकतवर होते हैं, और जनाब उसका मस्कुलर इंड्योरेंस भी होता है कि वो उनको मैक्सिमम टाइम थकने के बगैर इसको जो है उसकी एबिलिटी होती है उसको इस्तेमाल करने की। उसमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होती है, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियोरेस्पिरेटरी दोनों ही। वो आगे हम डिटेल पढ़ते हैं कैसे वो अपनी एक्सरसाइज अपने दिल के साथ अपनी ऑक्सीजन जो अप्लाई करते हैं पूरी बॉडी को, किस तरह उनको मेंटेन करते हैं, वो वाले मामला। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, और बॉडी कंपोजिशन के हवाले से कि उसकी हाइट के मुताबिक उसका वेट होना चाहिए। अगर आप नीचे आए तो आपके सामने कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस की जो है स्लाइड यहाँ पर खुल गई होगी। ये वाज़ेह अल्फाज में, सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी को दोनों मिक्स करके आपको यहाँ बताया गया है। वैसे तो इसका नाम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है, लेकिन कहीं जगह पर कुछ स्कूल ऑफ थॉट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस भी बोलते हैं। काम दोनों का स्पोर्ट्स में एक ही है। वैसे कार्डियोवैस्कुलर कुछ और चीजें हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी और चीजें हैं। कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल का आपकी खून की नालियों से, और कार्डियो रेस्पिरेटरी दिल का आपके फेफड़ों के साथ जो लिंक है, ये उनकी मामलात है। अब ये कहते हैं इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, blood and respiratory system to supply the oxygen and fuel to muscles at a steady rate of steady rate for a considerable length of time, कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। अब इसमें सूरत हाल क्या है? इसमें सूरत हाल ये है कि ये आपका जो ब्लड वेसल्स है, आपका जो हार्ट है, ये ब्लड सप्लाई करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ ये आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये आपके मसल्स को पहुंचाता है और वहां पर जो उसकी गजाइयत है उसको पहुंचाता है, ताकि आप जो काम है वो परफॉर्म कर सके और वहां से जो वेस्ट है वो रिमूव हो सके।
ठीक है। इसको हम आमतौर पर एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं, एरोबिक कैपेसिटी भी बोलते हैं, एरोबिक फिटनेस भी बोलते हैं, एरोबिक पावर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल रेज होता है, जो कि आप सारे माशाल्लाह बड़े स्कॉलर्स हैं, आपको एरोबिक और एन एरोबिक एक्सरसाइजेस का पता होगा, ये आपको आगे बता भी दी जाएंगी। दोबारा एरोबिक जो है विद ऑक्सीजन बोलते हैं, कोई एक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ करना, वो तमाम तर एक्टिविटीज उसको बोलते हैं एरोबिक, और एरोबिक बोलते हैं विदाउट ऑक्सीजन। जैसे हम थ्रोइंग इवेंट करते हैं या 100 मीटर को भी हम जो पावर इवेंट्स होते हैं ना, उनको हम एरोबिक इवेंट्स बोलते हैं। लेकिन ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसके ऊपर मुकम्मल बहस करेंगे नेक्स्ट। आगे आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो टीम स्पोर्ट्स, नेटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, सॉकर, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, ये मुख्तलिफ यहाँ पर जो लंबी रेस जो है हमारी स्पोर्ट्स है, उनका यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें अलॉट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो कार्डियोरेस्पिरेटरी इंटरवल्स को हम डेवलप कर सकते हैं कंटिन्यूस इंटरवल ट्रेनिंग के साथ। अब यहाँ पर कुछ सवाल और यहाँ पर ऐड होते हैं, आप इनको व्हाइट पेपर के ऊपर नोट करते जाइएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, हम इनको मुकम्मल करेंगे। अगर हम इंटरवल ट्रेनिंग की टाइप की बात करें तो ये खुद से एक जो है पूरी दास्तान है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग की बात करें, ये खुद एक दास्तान है। सर्किट ट्रेनिंग खुद एक दास्तान है, मतलब उनके ऊपर 15-15, 20-20 मिनट का लेक्चर बनेगा हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो हम इसको इन एक्सरसाइज के जरिए इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक आपने याद रखना है कि जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, इसको या कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस है, ये आपका सबसे पहला जो है ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का पहला कंपोनेंट है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ये कल मैंने आपसे सुनना भी है। असल में आपको पता है एक चीज आप सुनते हैं, इसके एंड पे ना, इस लेक्चर के एंड पे काफी सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। अब अगर आप उन टेस्ट को देखें, उतने टेस्ट आपको याद नहीं होते आपको। एक अब आपको पता कैसे चलेगा, सवाल यहाँ पर टेस्ट होता क्यों है, टेस्ट आप क्यों लेते हैं? अगर आप दुनिया में भी देखें, हम रूटीन में देखें, अपने आप के एग्जाम क्यों होते हैं, ताकि हम आपको एवेल्युएट कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप गुड हैं, पुअर हैं, बेस्ट हैं, एक्सीलेंट है, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। जज करने के लिए टेस्ट होता है। अब इसको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का जो टेस्ट है, उसको मल्टी स्टेज फिटनेस टेस्ट या ब्लीप टेस्ट बोलते हैं, बड़ा मशहूर मरूफ टेस्ट है। कूपर रन टेस्ट बोलते हैं इसको, स्टेप अप टेस्ट बोलते हैं, 2-3 टेस्ट है इसके। अब इसके आगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, स्पोर्ट्स एग्जांपल भी लिखी हुई है। ये सारे टेस्ट यूट्यूब के ऊपर परफॉर्म करके दिखाए गए हैं। जब अब ब्लीप टेस्ट का नाम आपको भूल जाएगा, शायद आपको आता भी ना हो। और यहाँ पर पीपीएससी की बात करें, मैं आपको साथ में बता दूं कि ये टेस्ट पूछ लेते हैं कि ब्लीप टेस्ट किस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है, लेट्स सपोज। और काफी सारे टेस्ट है, एक एक चीज को चेक करने के लिए 20-20, 50-50 टेस्ट है। ठीक है, कम से कम आपको 2-3 उनमें से आने चाहिए। आपने यूट्यूब पे जाके ब्लीप टेस्ट लिखना है, वहां पे आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। आपने देखना है कि उसको कैसे कोन रख के, कैसे उसको मार्क करके 20 मीटर्स के ऊपर उसको परफॉर्म किया जाता है। और परफॉर्म करने के बाद आपको पता है उसका एक चार्ट होता है। जैसे आपको आज बीएमआई हम पढ़ाएंगे ना, और फिर अगली असाइनमेंट आपको वहां बताएंगे कि बीएमआई के हवाले से आपकी क्या असाइनमेंट है, आपने क्या करके लाना है, फिर आपने वो सबमिट भी मुझे करवानी है। तो ये इसका टेस्ट है, इसको आप यूट्यूब से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ये आगे इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। लेकिन चूंकि अगर हम टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं ना सारे, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, प्रॉपर उसमें प्रॉपर बताया जाता है कि टेस्टिंग करते कैसे हैं, टेस्ट कैसे वैलिड होता है, कैसे रिलायबल होता है, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, टेस्ट को किन प्रोटोकॉल्स के ऊपर करना चाहिए, कैसे चेक करते हैं। एक लंबी दास्तान, एक लंबी कहानी और अगले मामला आते हैं। फिलहाल अब आप अपने टॉपिक की गिर्द घूमते हैं कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में हमने पहला जो पढ़ा है वो कार्डियोवैस्कुलर, यानी कार्डियोवैस्कुलर एंड कार्डियोरेस्पिरेटरी को मिक्स करके हमने पढ़ा है। आप कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ही उसका नाम याद रखिएगा। दूसरा है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है, इसकी बड़ी एक वाज़ेह मिसाल है, इसको 1RM बोलते हैं, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, कि आप एक दफा में जितना मैक्सिमम वजन उठा सकते हैं सादा अल्फाज में, तो वो क्या है, वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। इसको जरा साइंटिफिकली बात करें तो ये ऐसे है कि आपका जो मसल है वो एक टाइम में जितनी मैक्सिमम टेंशन बर्दाश्त कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, उसको आप कहते हैं आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। नीचे इसकी आपने इंप्रूवमेंट देखी हुई है सर्किट और वेट ट्रेनिंग से। अब सर्किट ट्रेनिंग खुद एक ट्रेनिंग की टाइप है, वेट ट्रेनिंग तो आपको समझ आ गई ना, जो आप डंबल्स के साथ करते हैं जिम वगैरह में, वो आपकी वेट ट्रेनिंग से। अब सर्किट ट्रेनिंग खुद एक सिस्टम है, उसमें मुख्तलिफ सर्किट लगाते हैं पूरे गोल दायरे में ना, 10, 12, 15
जितने भी आप चाहें, उनकी मखसूस टाइमिंग होती है, वहाँ पर वो करते हैं। अब ये सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, ये तो आगे आपको पढ़ाएँगे, लेकिन मस्कुलर स्ट्रेंथ का 1 आरएम क्या होता है? इसकी सादा मिसाल है कि आप उसका जो ये बेंच प्रेस वो लगा रहा है लेट के। ये बेंच प्रेस ना एक होता है वेट लिफ्टिंग की और पावर लिफ्टिंग की एक एग्जांपल है उसके इवेंट की। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो ये फोटो बनी हुई है इसको यूट्यूब से, कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम कैसे करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ की दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है, दी एबिलिटी टू जनरेट फोर्स। जो हम फोर्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। 3 तरह की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस होती है और पावर स्ट्रेंथ होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ग्रेटेस्ट फोर्स प्रोड्यूस बाय सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक दफा में जो आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी मस्कुलर जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। आप उसको उस कैपेसिटी को मेंटेन करने को स्ट्रेंथ इंड्योरेंस बोलते हैं। और वहां पर अगर स्पीड इन्वॉल्व हो जाए तो उसको स्पीड एंड स्ट्रेंथ बोलते हैं। थोड़ी सी मामला तो आपको यहाँ पर मुश्किल पेश आएगी, मैंने आपको एक दफा बता दिया है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास होंगे, इस हवाले से जो क्वेश्चन होगा हम उसके ऊपर गपशप कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं वन टाइम में, वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और जो उसको कैपेसिटी है मेंटेन करने की, आप कितनी देर उसको मेंटेन कर सकते हैं, उस फोर्स को या उस जो है रेजिस्टेंस को, उसको आप इंड्योरेंस बोलेंगे। और जो पावर स्ट्रेंथ है, इसमें स्पीड, जब पावर की बात आएगी ना, तब टाइम की और स्पीड की बात आएगी कि आपने कितनी जल्दी इसको करते हैं। स्ट्रेंथ हमेशा ये नहीं होता कि आप कुछ फोर्स किसी चीज पर आप अप्लाई करें। बाज़ औक़ात स्ट्रेंथ किसी और इस चीज का भी नाम होता है कि आप 80 मिनट के लिए रग्बी का मैच खेलें, या आप 90 मिनट के लिए फुटबॉल का मैच खेलें। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा, आप टेस्ट मैच खेलें, आप 20 ओवर करवाएं। बाज़ औक़ात हम स्ट्रेंथ इस इन मानों में भी आप ले सकते हैं। ये सिंगल टाइम काम करने का नाम स्ट्रेंथ भी नहीं है। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस जो है, ये लंबे दास्तान की भी एक कहानी का नाम है। आए फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं। आज एक बात मैं आपको बता दूं कि इंसान की फिटनेस के ऊपर हमेशा 4-5 चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। अगर आपको कोई मौका मिल जाए बात करने का, तो मैं आपको 2-4-5 बातें बता दूं कि एज इंसान की जो है सेहत के ऊपर बड़ा मैटर करती है। आपको पता है जेंडर बहुत मैटर करता है, मेल एंड फीमेल्स, इनका मुख्तलिफ मामला में मुख्तलिफ इनका उतार चढ़ाव है। आपकी कोई बीमारी आपके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है, आपका हादसा बड़ा अहम किरदार अदा करता है, आपको विरासती तौर पर कुछ चीज आपको एंसेस्टर से मिलती है, आबा अजदाद से, वो बड़ी मैटर करती है। किसी भी मामले में आपके फिटनेस के हवाले से ये 4-5 चीजें बड़ी अहम होती हैं। उसके अलावा जो दूसरी सूरत यहाँ पर 7-8 चीजें लिखी हुई हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें आप एज देखते हैं, जेंडर देखते हैं, साइज। साइज से मुराद जितना लार्जर मसल होगा, द मोर फोर्स इट कैन अप्लाई, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है। शेप डिपेंड करती है कि किस ग्रुप ऑफ मसल्स की बात आप कर रहे हैं। मसल फाइबर की बात करें तो एस टी फाइबर्स और एफ टी फाइबर्स। अब ये एस टी और एफ टी की बात करेंगे, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब इनकी मसल बायोप्सी की बात करें, ये भी अब एक अलग सब्जेक्ट का सवाल है कि एस टी और एफ टी, ये एनाटॉमी का सवाल है कि एस टी फाइबर्स क्या होते हैं और एफ टी फाइबर्स क्या होते हैं, कौन से मसल फाइबर्स किस स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा जो है वो कह सकते हैं फायदेमंद होते हैं, कौन से खिलाड़ी किस तरह के मसल फाइबर रखते हैं। ये स्पोर्ट्स एनाटॉमी का सवाल है। हम अपने सब्जेक्ट पे आके उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। एक एंगल की बात लिखी हुई, 120 के एंगल पे आप जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी वहां बात की, एज स्पीड इंक्रीज स्ट्रेंथ डिक्रीज। जैसे स्पीड हम किस चीज की बढ़ाते हैं, वहां पर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये बड़े अहम है तीनों, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक। अब ये तीनों के हवाले से लाजमी क्वेश्चन आ जाता है। बड़ी दफा मैंने एफपीएससी और पीपीएससी में आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक के ऊपर सवाल दिए। कॉन्ट्रैक्शन है मुख्तलिफ मसल्स की, ये आपने नोट कर लेना है। इस हवाले से मेरे पास 2 फोटोज पड़ी हुई है, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। आप उनको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ये बड़ी अहम है। ये लेक्चर के बाद नेक्स्ट जो है, हम आपको अगले लेक्चर में उसकी फोटो दिखा के और जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। टेस्ट इसका आ गया। इसके टेस्ट के हवाले से वही मामला हैं, बेशुमार टेस्ट हैं, 3-4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी सारे एंड पे दिए हुए हैं। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ये बड़े अहम है, ठीक है जी। तो इनको आपने लाजमी देखना है ताकि आपको याद रहे, और याद भी रखना है कि ये टेस्ट उस फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने नाम से वाजे है,
ये लचक को बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू गेन द रेंज ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। मतलब किसी खास पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, या जो है आपकी आर्टिस्टिक विजुअल के लिए आप जिमनास्टिक्स करते हैं खास तौर पर उसमें, बल्कि हर स्पोर्ट्स में और हेल्दी बनने के लिए ये बेहद जरूरी है। इसके लिए सिट एंड रीच एक टेस्ट है, ये बड़ा आसान है। बॉक्स सा बना होता है, उसके अंदर आप ऐसे अपनी टांगे रख के अपने आप को मैक्सिमम ऊपर वाला जो आपका धड़ है उसको आगे लेके जाते हैं। ऊपर एक स्केल बना होता है, जहां तक आप उसको हाथ लगा ले, फिर उसका एक चार्ट होता है उसके मुताबिक कि अगर आप इतने पॉइंट तक हाथ लगाते हैं तो आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, गुड हैं, बैड हैं, बेस्ट हैं, क्या है, ये सारे मामला हैं। सिट एंड रीच उसका बड़ा एक जो है ये लिखा हुआ टेस्ट होगी ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है भी, एक जो जॉइंट से आप मैक्सिमम जितना अपनी बॉडी को आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है। ठीक है जी, रेंज ऑफ जो है मसल्स को इंक्रीज करने में टेम्परेचर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब आप महसूस करते होंगे, यहाँ हम देखते हैं कि वार्म अप के बगैर आप मूव करते हैं तो आपकी बॉडी उतनी फ्रिक्वेंटली मूव नहीं करती। जब आप वार्म अप करते हैं, आप अपना टेम्परेचर जो है उसको रेज करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी मैक्सिमम जहां तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां तक जाना शुरू कर। स्पोर्ट्स में जिमनास्टिक इसकी मिसाल है। यहाँ पर वही चीजें जो दोबारा पहले हमने बात की कि इंजरी मैटर करती है, एज मैटर करता है, आपकी जेंडर मैटर करती है, आपकी स्किन की कोई मसला या कोई डिजीज, आपको बीमारी मैटर करती है। 37 जो है टेम्परेचर अगर आपका हो जाए, या इतना अपनी बॉडी को वार्म करने जो कि हमारा नॉर्मल है होता है, तो वहां पर आके आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेहतर से बेहतरीन होने की तरफ आ जाती है। जो इनएक्टिव पर्सन हैं उनकी जो है उनमें जो है कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ये हमारा चौथा कंपोनेंट था। और उसके बाद बॉडी कंपोजिशन को बीएमआई बोलते हैं। एक तो आपके लिए जो मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंड्योरेंस के लिए जो मैंने आपको टेस्ट वहां लिखे हुए हैं वो आपने परफॉर्म करना देखने हैं, और मुझे बताने भी है। कल आपने हमारे जो डिस्कशन सेशन में देखेंगे आपने क्या क्या बताया। फ्लेक्सिबिलिटी का तो बड़ा आसान है और आम सा सिट एंड रीच है, लेकिन और बड़े हैं। ठीक है जी, टेस्ट उनको दो तीन को आपने देख लेना है यूट्यूब से। अब बीएमआई की बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, बड़ा अहम सवाल, और ये आपसे पूछ भी लेते हैं। एक दफा एफपीएससी के इंटरव्यू में उन्होंने ये पूछा था हमसे कि ये जनाबे वाला जो है बीएमआई ये अपना निकाल के दिखाए, कैसे निकालते हैं। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका कितना वेट होता है। सिंपल सी ये बात है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी एंड द परसेंटेज ऑफ मसल फैट एंड बोन इन द बॉडी, ये इसकी एक है डेफिनेशन है। बॉडी मास इज इक्वल टू लीन बॉडी मास प्लस बॉडी फैट। आपकी बॉडी, जो आपका बॉडी मास होता है उसमें आपका एक लीन बॉडी मास होता है जो कि आपके असल मसल्स होते हैं, और जो आपका फैट होता है ये बाकी सारे मामला होते हैं। तो एवरेज मेल में 12 से 15% फैट होती है, और फीमेल में 18 से 20% फैट होती है। आगे आए जी, बॉडी कंपोजिशन का उन्होंने टेस्ट बताए हुए हैं। इसमें तीसरा टेस्ट है ना, बॉडी मास इंडेक्स, ये सबसे मशहूर मरूफ है। ये सबसे पहले उन्होंने बताया कि सोमेटोटाइप्स की बॉडी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फिक, ये तीन तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है कि एंडोमॉर्फिक कौन से होते हैं, जो छोटे और मोटे होते हैं। मीजोमॉर्फिक कौन से होते हैं, मस्कुलर, जिनके मसल्स होते हैं और स्किनी, मतलब के अच्छे मसल्स वाले को मीजोमॉर्फिक बोलते हैं। एक्टोमॉर्फिक लंबे होते हैं और पतले होते हैं। ठीक है जी, ये तीन आमतौर पे बॉडी की टाइप्स हैं मेजर। ठीक है, अब आपने अपने यहाँ साथ में की फोटोज बनी हुई है, एंडोमॉर्फिक की बनी हुई है, एक्टोमॉर्फिक की बनी हुई है और मीजोमॉर्फिक की बनी हुई है, अगर आप ये नीचे देखें तो। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, आपने अपने आप को भी जज करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आगे बॉडी फैट डिटर्मिनेशन में एक इसका LBM, लीन बॉडी मास का एक अंडर वाटर जो है वो टेस्ट होता है। इसको डेनस्टोमेट्री कहते हैं। ये एक तरीका होता है कि पानी के अंदर वो बंदे को डाल के प्लेयर को उससे चेक करते हैं। एक ये स्किन फोल्ड टेस्ट होता है, जिससे ना ये ऊपर फोटो बनी हुई है कि आपकी बॉडी की स्किन चेक करते हैं, और ये क्लिपर होता है, क्लिपर के साथ चेक करते हैं। लेकिन आमतौर पर जो आजमाया गया और बहुत ज्यादा स्पोर्ट में यूज होता है वो बॉडी मास इंडेक्स है, इसी वाला BMI। The term BMI is often used when discussing the obesity epidemic, but what is BMI, होती क्या है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है BMI, बॉडी मास इंडेक्स का, ये सामने आपके है, और बड़ा मशहूर मरूफ है। जितने भी आप मास्टर्स करके आए हुए हैं, ये बड़ा कंपलसरी है, हर डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से है जो यहाँ से देख सकते हैं, और ये ही आप इसको आगे अपना अपना ये आपकी असाइनमेंट है। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपना अपना BMI निकाल के लाना है, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपने मुझे बताना है
कि ये जो है अपना आप किस सूरत में जो है आप आ रहे हैं, आप अंडर वेट हैं, एक्सेप्टेबल वेट की रेंज में हैं, या ओवर वेट है, या ओबीस है। ठीक है जी, ये भी कल की आपकी असाइनमेंट है और ये बड़ा जरूरी है। जब हम बीएमआर पढ़ेंगे ना, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ये सामने, बिल्कुल सामने आपके इसका लिखा हुआ है जो फार्मूला। वैसे तो आजकल गूगल में और आपकी जो है प्ले स्टोर में ऐसे काफी सारे जो है एप्स आ चुकी हैं जहां पर अपना आप वेट और हाइट लिखेंगे तो आपको बता देंगे फौरन से पहले कि आपका बीएमआई क्या है। ये इसके टेस्ट लिखे हुए हैं जी, मैंने आपको पहले बता दी है। स्किन फोल्ड टेस्ट है जी, बीएमआई है। यहाँ तक हमारा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बता दिए गए। वो 5 से आगे जो दूसरे हैं वो 6 हैं, वो भी आपको इस तरह साफ साफ बताते हैं तरतीब से। ठीक है जी। अब तक हमने सेहत की बात की है कि वो सारे मामला हर बंदे के लिए जरूरी हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए तो जरूरी है ही ना जी, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है उसके लिए तो जरूरी है ही। लेकिन ये हेल्थ जो है हर बंदे के लिए जरूरी है। हर बंदे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसका इतना कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होना चाहिए कि वो नॉर्मल रूटीन के काम करने के बाद अपनी लेगर एक्टिविटीज के लिए या कुछ छोटे मोटे जो और काम है उनको भी कर ले, और उसमें वो इमरजेंसी की सूरत हाल को भी डील कर सके। ठीक है जी। आगे डिफरेंट स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। फिर मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ तरह की जो है स्किल उनको जरूरी होती है। मैनी स्पोर्ट्स रिक्वायर सेवरल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल स्केटर माइट दे हैव गुड एजिलिटी बट मे नॉट possess गुड पावर। अब एक स्केटर जो है उसके अंदर अच्छी एजिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो है पावर नाम में पोजेस करे उसकी जरूरत नहीं है। अब ये एक मतलब बात बताई यहाँ पे जा रही है कि कुछ जो है स्पोर्ट्स में ये होता है कि आप एजिलिटी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन पावर वहां मैटर नहीं करती। वहां पर जितना बंदा अच्छा मतलब कि फुर्तीला होगा, कि आपको पानी में वहां पर सपोर्ट दे रहा है, पावर की जरूरत नहीं है, पावर पुश आपको मिल रहा है। लेकिन वहां पर आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आपको जो है जितने फुर्तीले होंगे उतने आप अच्छे होंगे। सम पीपल हैव मोर नेचुरल एबिलिटी इन स्किल एरियाज देन अदर। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप इस बात को जानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस के हवाले से या आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी एबिलिटीज है, ये बात गॉड गिफ्टेड भी होती है। कि मैन टू मैन वेरी करती है। कुछ अच्छे लर्नर होते हैं, कुछ में बाय मतलब कि उनकी बॉडी जो है पोजीशन ऐसी होती है कि अब देखिए, अगर आप मतलब एंडोमॉर्फिक है, मीजोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है, ये बॉडी की टाइप खुद ही बन जाती है। अब जो थिन होंगे और टॉल होंगे, ठीक है, वो डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे और वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप छोटे और फैट हैं तो आपके लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ चीजें एबिलिटी के हवाले से, हम नेचुरल एबिलिटी की बात कर रहे हैं। गुड हेल्थ डज नॉट कम फ्रॉम बीइंग गुड इन स्किल रिलेटेड फिटनेस। ये जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किल भी अच्छी हो। स्किल महारत है और ये जरूरी नहीं है। हाँ, होता वैसे ज्यादातर यही है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किल भी अच्छी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं। कई बड़े मोटे बंदे होते हैं, उनके पास बड़ी अच्छी स्किल होती है। अब आजम खान एक क्रिकेटर है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। शायद वो फिजिकली फिट भी हो, लेकिन अगर आप उसका बिलीव टेस्ट करवाएंगे 90% वो फेल होगा। ठीक है। और उस स्प्रिंट टेस्ट में वो फेल होगा, शायद वो पावर में भी फेल हो जाए, लेकिन उसकी स्किल बड़ी अच्छी है। ठीक है, स्किल बड़ी अच्छी है, पावर भी अच्छी है उसके पास, शायद उसमें हो जाए, टेस्ट करने के बाद कर सकते हैं। अब वो खड़ा होके इतना भाग नहीं सकता वो। अगर आप देखेंगे, आप उसको बीएमआई में भी उसको मदद कर देंगे। इसका बॉडी मास इंडेक्स जो है ये सारा खराब है। इसकी हाइट के मुताबिक इसका तो वेट बहुत ज्यादा है, ये तो ओबीज है, ये तो हेल्दी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको परफॉर्मेंस देखें हमारे डोमेस्टिक वगैरह में, या वहां पे नेशनल लेवल खेल रहा है पाकिस्तान का, उसका मतलब है कि वो compete कर रहा है 22-23 करोड़ बंदों को। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स आजकल वहाँ कंपटीशन ज्यादा है। तो अगर इतना हेल्दी पर्सन वहां पे खेल सकता है तो उसका मतलब है कि उसमें उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं। पावर इज द एबिलिटी टू यूज स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ये बात याद रखिएगा। यहाँ जरा 1 मिनट की ब्रेक लेंगे। अक्सर लोग जो है स्ट्रेंथ एंड पावर में वो जो है फर्क भूल जाते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है, पावर क्या होती है। अब आपको याद हो तो हमने कुछ मिनट पहले ये पढ़ा था, 1 RM, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। सिंपल आपने याद रखना है। 1 RM, 1 रेपिटेशन जो मैक्सिमम होती है, वो जितना वजन आपने उठा लिया वो क्या है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर उस पर हम स्पीड भी इन्वॉल्व कर दें तो आपकी पावर बन जाएगी। बात यहाँ खत्म होगी। अगर उस स्ट्रेंथ के अंदर स्पीड इन्वॉल्व कर दें, तेजी इन्वॉल्व कर दें, टाइम इन्वॉल्व कर दें, स्पीड से मतलब टाइम, तो वो क्या होगा, वो आपका पावर हो जाएगा। पीपल विद गुड पावर माइट हैव द एबिलिटी टू पुट द शॉट, थ्रो द डिस्कस, हाई जंप, प्ले फुटबॉल, स्पीड स्विम, स्पीड स्टेक स्केट।
अब ये देखिए यहाँ पर आपको काफी सारी बातें बताएगी कि अच्छी पावर वाले लोग अच्छा जेवलिन थ्रो करते हैं, अच्छा डिस्कस थ्रो करते हैं, अच्छा जंप लगा लेते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, तेज स्विम करते हैं, तेज स्केट करते हैं। तो ये है आपकी जो है पावर है। आगे मस्कुलर पावर की बात करते हैं। तो मस्कुलर पावर क्या है? पावरफुल मूवमेंट लास्टिंग फॉर फ्यू सेकंड ओनली, जो कि चंद सेकंड्स के लिए आप करते हैं। ये लंबा प्रोसेस नहीं होता, ये एक्सप्लोसिव एक्ट होता है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है एक ही झटके में। जेवलिन थ्रो आपके सामने नजर आ रहा है, सामने वो क्लीन एंड जर्क कर रहा है। क्लीन एंड जर्क क्या होती है? ये आपकी पावर लिफ्टिंग की एक एग्जांपल है, एक इवेंट है क्लीन एंड जर्क, जिससे आप वजन उठाते हैं आपको, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ एंड स्पीड, ये स्पीड और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है पावर। और ये मैक्सिमम पावर इज जनरेटेड व्हेन स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज अराउंड 35 और इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर तब जनरेट होती है जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड का 35% कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पावर के लिए मुख्तलिफ नीचे एग्जांपल जो मैंने पहले आपको बताई कि ये स्पोर्ट्स में ये पावर स्पोर्ट्स है, जैसे कि शॉर्टपट। अब शॉर्टपट आपने जस्ट एक झटके में फेंकना होता है, एक एक्सप्लोसिव एक्ट करना होता है। ये नहीं होता कि आपने उसको 50 दफा फेंकना है मौके पे, एक ही दफा फेंकना होता है, एक ही दफा शॉट पुट फेंकना होता है, और एक ही दफा आपने हैमर फेंकना होता है। जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स हैं, जंपिंग इवेंट्स हैं, ये वही है। अगर आप पावर का फार्मूला देखें तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ पर टाइम मैटर करता है। सार्जेंट वर्टिकल जंप बड़ा मशहूर है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी बोलते हैं इसको, पावर लेग चेक करने के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इस दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट, उसमें पावर टेस्ट भी लिया जाता था। इसको हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या सार्जेंट वर्टिकल जंप की दो मुख्तलिफ है, लेकिन ये करवाया जाता था भाई। एक ही जगह पर खड़े होकर जोरदार जंप लगाते थे, तो उसको मेजर करते थे कि इसकी मतलब कि ये दोनों पाँव पे जंप जो लगाते थे तो कितने मीटर लगाया, उसका भी चार्ट। जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उनका एक मतलब साइंटिफिक एक चार्ट होता है अप्रूव, वहां पर रीडिंग्स लिखी होती हैं। जैसे मैंने आपको बीएमआई का ऊपर एक चार्ट दिखाया, वहां उनकी रीडिंग्स लिखी हुई थी, ठीक है। उसके मुताबिक हम उसको जज करते हैं। एनारोबिक पावर एंड स्पीड के वो जो जिसमें ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन होती है, यहाँ लिखा होगा ना, एनारोबिक पावर इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट स्पोर्ट्स, इट इज एक्सप्लोसिव मूवमेंट, मूवमेंट परफॉर्म्ड क्विकली। ये वो झटकेदार मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट हरकत होती हैं जिसको हम जल्दी से परफॉर्म करते हैं, क्विकली परफॉर्म करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एंड एथलीट्स पावर इज मेजर्ड ऑफ देयर एनारोबिक पाथवेज, ठीक है। उसकी जो एथलीट की पावर जो है उसको एनारोबिक पाथवे में उसको मेजर करते हैं। ये सारी की सारी वही बातें हैं स्पीड के स्ट्रेंथ के पावर के हवाले से, कि इसमें क्या होता है, इसमें जनाब वो टाइम इंक्लूड होता है कि आपने वही काम जो है पावर वाला वो स्पीड से करना होता है। स्ट्रेंथ वाला काम स्पीड से करें तो उसको पावर बोलते हैं दूसरे अल्फाज में। आगे अब एक हमने सबसे पहले पढ़ी स्किल पहली होती है कि आपकी ये स्किल है कि आपके अंदर पावर हो, भी आप एक जो काम एक्सप्लोसिव एक्ट का काम आप उसे कर सके। बाज औकात क्या होता है, एक बंदे में ताकत तो होती है, लेकिन उसमें ये स्किल नहीं होती कि वो उसको एक ही झटके में ये काम कर सके। अगर आप उसे कहें कि ये काम आधे घंटे के लिए करना है तो शायद वो कर ले, हेल्दी हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसको फेंक नहीं पाता। मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में कई ऐसे एग्जांपल्स होती हैं कि उसमें बड़ी ताकत होती है, लेकिन वो उसको वन टाइम में उसको परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसको मुख्तलिफ एक्सरसाइज के साथ हम अपनी स्किल को जो है इम्प्रूव करते हैं। स्पीड इज एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट और कवर अ डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इन सारी जो होती है ना, जो स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, इनमें आपने गौर करना है। जो स्पीड, जब अब आपका पावर आएगा तो पावर में आपने वो काम करना है विद टाइम, ठीक है। टाइम स्पीड में भी होगा, टाइम हम नोट करते हैं, टाइम नोट करेंगे तो स्पीड समझ आएगी, लेकिन स्पीड में जब बात होगी तो हम उसको डिस्टेंस कवर करेंगे कि अ मूवमेंट कवर अ डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम वक्त में आप जब उसका डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो क्या होती है, वो आपकी स्पीड होती है। हाउ फास्ट यू कैन मूव पार्ट और होल बॉडी, अपने एक पार्ट को या पूरी बॉडी को आप कितना जल्दी मूव करते हैं, ये आपकी स्पीड है। ये मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, और ये इसके लिए 20 या 30 मीटर की स्प्रिंट का रेस इसका एक टेस्ट है, और उस टेस्ट का भी चार्ट होता है कि अगर 20 मीटर या 30 मीटर आप कितने सेकंड्स में करेंगे। जैसे कि अब 100 मीटर 958 जो सैन बोल्ट का रिकॉर्ड है, तो 20-30 मिनट के लिए भी उनका है, अगर इतने सेकंड में करें तो ये है, इतने में करें तो ये है, ये आपका स्पीड का टेस्ट है। इसको भी आपने
देख लेना है यूट्यूब पे। सारे जो है जितने भी टेस्ट हैं ये सारे बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वो वीडियोस बना बना के रखे हुए हैं, आपने इनको याद रखना है। ये पूछ जाते हैं पेपर में, क्योंकि अगर इनको पढ़ाने लग जाए अलग अलग से परफॉर्म करने के हवाले से तो लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाए। और ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का बेसिकली ये जो टेस्ट उसके अंदर होते हैं वहां पर सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। जब वो टॉपिक्स आएंगे फिर आपको अलग से एक एक टेस्ट पढ़ाया जाएगा, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको कैसे करते हैं, और जो है 100 मीटर वाला कैसे करते हैं, डीप टेस्ट कैसे करते हैं, कूपर टेस्ट कैसे करते हैं, सिट एंड रीड कैसे करते हैं, बैलेंस टेस्ट कैसे होता है, ये सारी बातें। अब जो फैक्टर है इफेक्ट करते हैं स्पीड को, वो है जी अपना एक्सेलरेशन लेवल है, इनिशियल वेलोसिटी है कि आप जितनी जल्दी उसको स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात जो है आपकी शुरू वाली जो है स्टार्टिंग में बड़ी कमजोर होती है, स्ट्रेंथ एंड फटीग जो है वो बड़ी मैटर करती है। रिएक्शन टाइम, अब रिएक्शन टाइम भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर होता है। अब रिएक्शन टाइम खुद एक स्किल भी है। रिएक्शन टाइम ये होता है कि आप कितना जल्दी किसी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब गो गो के बाद आप कितनी जल्दी हरकत करते हैं, ये आपका रिएक्शन टाइम है। उसको कितनी जल्दी आप रिसीव करके उसके अगेंस्ट कोई अपनी हरकत करते हैं, ठीक है जी। तो ये है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम भी स्पीड का एक इंटरेक्ट फैक्टर होता है जिसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है कि अगर आपका रिएक्शन टाइम अच्छा है तो आप ऑर्डर के अगेंस्ट जल्दी स्पीड से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। स्पीड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर जेनेटिक्स, आपकी जेनेटिक्स में। एक बात और अगर हम कहें, कभी हम स्प्रिंट के बारे में 100 मीटर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे साथ से ये कहते हैं कि स्प्रिंटर पैदा होते हैं, स्प्रिंटर बनाए नहीं जाते। तो स्पीड जो है ये आपके जेनेटिक्स से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, आपके बोन साइज से, आपके जॉइंट से, एंगल से, लिगामेंट से, टेंडन से और मसल टाइप फाइबर से। ये सारी चीजें जो है ये आपने एनाटॉमी में पढ़ी होंगी। मसल टाइप क्या होता है, मसल फाइबर क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, ठीक है जी। ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह पता होनी चाहिए, पता होंगी। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे स्कॉलर हैं। बाकी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको मजीद देखते हैं। एजिलिटी ये आपके फुर्तीलेपन को बोलते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि कितनी जल्दी आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कई बंदे यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजीशन चेंज करना और स्पीड जो है वो भी तो हम पोजीशन ही चेंज कर रहे होते हैं। वहां पर हमने डिस्टेंस को मेजर करना है कि कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस करता है। एजिलिटी सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स होता है, मतलब क्विक मूवमेंट ऑफ चेंज योर पोजीशन, कि कितनी जल्दी मूव कर रहे हैं इधर उधर। जैसे आप फुटबॉलर कितनी जल्दी मूव करता है, सॉकर वाला, डाइविंग वाला, आइस स्केटिंग वाला, रेसलिंग वाला, टेबल टेनिस वाला, बैडमिंटन वाला, हर स्पोर्ट्स में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें एजिलिटी बड़ी जरूरी होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे हमने पहले वो स्केटिंग की बात की, तो उसमें जो है पावर लेस इंपॉर्टेंट है, एजिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना एजाइल होगा उतना वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ऐसे अगर आप अपनी स्पोर्ट्स की क्रिकेट की बात करें तो वहां पर आप देखें वो एक लंबी जो है दौड़ का स्पोर्ट्स है, दौड़ की स्पोर्ट्स है। उसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ ये पहले आती है। आप जितने मर्जी फुर्तीले हो, आपके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, या आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप रन आउट हो जाते हैं, ठीक है, या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 50 ओवर का मैच खेल लें, तो स्किल तो आपकी खत्म होगी ना। आप जितने मर्जी फुर्तीले हो, आपके अंदर कैपेसिटी और इंडेंस ही नहीं है। तो अब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तैयारी करता है कि वहां पर कौन सी स्किल या कौन कैसे नंबर वाइज मैटर करती है। एजिलिटी वही बात है, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन विद मैक्सिमम स्पीड एंड कंट्रोल, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अब एजिलिटी ये है कि आपने पोजीशन चेंज भी करनी है और इनको कंट्रोल भी करना है। ये ना हो कि आप पोजीशन चेंज करते करते गिर जाए, ठीक है जी। तो पावर, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बैक वक्त इस्तेमाल करते हुए, बुरे कार आते हुए आगे पीछे मूव करना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, ये एबिलिटी है, ये एजिलिटी है, ठीक है। इसकी हम जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ट्रेनिंग से। रिएक्शन टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस कोऑर्डिनेशन की मुख्तलिफ ट्रेनिंग करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एजिलिटी के लिए। अब यहाँ पर एक और लफ्ज आता है एलेनॉय, एलिनॉय। ये एलिनी बाज़ औक़ात इसको एलिनियस पढ़ते हैं लोग, ये एलिनॉय वर्ड है। ये बड़ा मशहूर मरूफ एजिलिटी टेस्ट है। इसकी ये प्रॉपर ना ये सीखने वाला है। इसके काफी सारे पॉइंट्स ऐसे यू शेप के बने होते हैं, उसमें उसको परफॉर्म करना होता है एजिलिटी के हवाले से, ठीक है। तो ये उसको आप जो है ये नीचे मैंने बना के भी बताया हुआ है। सोमो एजिलिटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं, एरनाई और है, ये दो टेस्ट इसके लिए लिखे हुए हैं, ये उनके अलग अलग बने भी हुए हैं। अब इसका स्टार्ट और इसमें कभी आपको ए पॉइंट पे, कभी बी और सी डी, एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर चलना पड़ता है। ये पूरी डिटेल, ये बने बनाए सारे वीडियोस की सूरत में आपको यूट्यूब पे ये भी मिल जाएंगे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कम से कम इनको देखिएगा। देखने से इंसान की जो है मसल मेमोरी में ज्यादा वो सेव होता है ब्रेन की मेमोरी में, तो
वो आपको चीजें याद रहती हैं, भूलती कम है। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़े हुए तो इसको इलिनॉय पढ़ना है, एलोनियस में नहीं पढ़ना, इसको एस पे ना साइलेंट है। ठीक है जी। तो गोलकीपर के हवाले से उसकी पोजीशन चेंज करने के हवाले से उसकी एजिलिटी है। ठीक है जी। आगे जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी ये दो है, सेकंड लास्ट है, कोऑर्डिनेशन है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी, बड़ी आसान सी बातें हैं, बड़ी सिंपल सी। हैंड आई एंड फुट कोऑर्डिनेशन, आप कैच करते हैं, आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, या आप यहाँ पर आपके सामने बेसबॉल की एग्जांपल है, किसी भी स्पोर्ट्स में आपका जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप देखते हैं, आप दौड़ रहे होते हैं, आप जमीन की तरफ नहीं देखते, आप हवा में देख रहे होते हैं, आपके हाथ कैच करते हैं, आपका कीपर जो है, विकेट कीपर, वो बड़ी जल्दी से वो रिस्पॉन्स करके कोऑर्डिनेट, अब वहां पर मल्टीपल जो है वो स्किल्स काम कर रही होती हैं, एजिलिटी काम कर रही है, स्पीड काम कर रही है, बैलेंस काम कर रहा है, और साथ में आप कोऑर्डिनेशन के जरिए, हैंड एंड आई एंड फुट कोऑर्डिनेशन के जरिए वो आप उसको देख रहे होते हैं। इसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जितने आप चाकू कुछ बंद होते हैं उतने तरीके से आप इसको एक कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें अल्टरनेटिव हैंड वॉल टॉस है जी, आप मुख्तलिफ जो है ये हाथों के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हैंड वॉल टॉस एक टेस्ट है, सामने अगर आप देखें ना तो ये एक वो फीमेल है, वो बॉल को फेंक रही है, तो ये प्रैक्टिस है। जैसे अक्सर आप सर्कस में देखते हैं वैसे अपने हाथों को मूव कर रहे होते हैं, तो ये वो 3 बॉल्स को पकड़ के अपनी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है जी। टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वॉश की एग्जांपल दी हुई है, इनके अलावा भी स्पोर्ट्स में इनका बड़ा अहम किरदार है। बैलेंस, बैलेंस ये होता है कि आपकी एबिलिटी होती है कि आप अपने पोस्चर्स को मूविंग या स्टिल पोजीशन में उसको अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं। जिमनास्टिक में बड़ा अहम किरदार है इसका। जिमनास्टिक तो फिर है ही, नाम ही बैलेंस का है ना। इसके अलावा भी जितनी स्पोर्ट्स भी हैं, इंजमाम उल हक साहब एक दफा उन्होंने 6 लगाया और वो अपने विकेट्स के ऊपर गिर गए, हिट विकेट हो गए। ठीक है, तो क्या वजह था? उसका बैलेंस बरकरार नहीं था। और बड़े ऐसे एग्जांपल्स हैं, छक्का करवा देते हैं, अक्सर 6 हो जाता है, कैच करके इम्बैलेंस होते हैं और गिर जाते हैं पीछे। तो स्पोर्ट्स में बैलेंस जो है, मतलब कि तवाज़ुन बरकरार रखने का बड़ा एक अहम किरदार है। द एबिलिटी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाइल परफॉर्मिंग अ डिजायर्ड टास्क, कि अपनी मन मर्जी का काम करते हुए आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहें। अब ये फिजिक्स की टर्म है, ठीक है, बायोमैकेनिक की टर्म है, मतलब कि आप बैलेंस को सादा अल्फाज में कहते हैं। तो डायनामिक हो, आप मूव कर रहे हो, या स्टैटिक हो, ये आपका बैलेंस है। और बैलेंस के लिए भी ये सामने मेडिसिन बॉल है आपका, और मुख्तलिफ जो चीजें हैं ये बताई गई हैं कि आप इनसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ में 2 एग्जाम्पल दी गई हुई, एक जगह स्क्वॉश खेल रहे हैं और दूसरी जगह वो आपका शॉटपुट फेंक रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आपका बैलेंस बरकरार रखना जरूरी है, वरना आप जो है वो सेंटर सर्कल जो डायमीटर का लगा होता है, वो इसको हम बोलते हैं सेक्टर, आप उससे बाहर जाएंगे और वो फाउल हो जाएगा। ठीक है जी। बैलेंस इज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ओवर द बेस ऑफ स्पोर्ट, जब आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बेस पे होगी स्पोर्ट की, फिर आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, इसको बैलेंस बोलते हैं, कि अपने बैलेंस को, अपने आप को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना, ये आपका बैलेंस है। बैलेंस बार के ऊपर आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, और ये जिम्नास्टिक है, इसकी जो है एग्जांपल है। स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा जो है बैलेंस उस पर होता है, क्योंकि अक्सर आप कभी सर्कस देखने जाए तो वहां पर वो जिमनास्टिक के मुख्तलिफ जो है वो उसके जो स्किल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं सर्कस नाम है बैलेंस का। और बैलेंस जिमनास्टिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। रिएक्शन टाइम है जी, वही चीज जो मैंने पहले आपको बताई, कि आप किसी स्टिमुलस के, किसी ऑर्डर के अगेंस्ट कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। स्पीड और चीज है, स्ट्रेंथ और चीज है, और कोऑर्डिनेशन और चीज है। रिएक्शन टाइम ही है कि कितना जल्दी आप उसको आगे से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव वंस यू रियलाइज द नीड टू एक्ट, वो टाइम जो आपको अब मालूम हो गया कि आप आपको एक्ट करना है, आपको रियलाइज होगा कि आपको अब एक्ट करने की जरूरत है, वो जो टाइम है उसको हम रिएक्शन टाइम बोलेंगे। और उसके लिए रिएक्शन टाइम रूलर, मतलब कि आपका ऐसे ऐसे करते हैं, आपके हाथ में ना जी एक पैमाना होता है, वो पकड़ा दिया जाता है, और वो जब एक विसल या कोई कमांड करेंगे कि इसको फेंक दे, ड्रॉप करे, फिर ड्रॉप वो करता है, और पिक, उस ड्रॉप के दरमियान उसको जब ऐसे पकड़ता है हाथ से, तो उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती है। जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे उतना मतलब रीडिंग्स आपकी आ जाएंगी। वहां से वो जज करते हैं कि आपका रिएक्शन टाइम कितना अच्छा है। ये टेस्ट मैंने आपको बता दिया, छोटा सा सिंपल सा टेस्ट था। इसके और टेस्ट भी मैं आपको इन पे दिखाता हूँ, वो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं इंटरनेट से, ये पड़े हुए हैं। ठीक है जी। स्प्रिंटर में खास तौर पे, ये पहले किसी दौर में
आप फॉल्स स्टार्ट कर सकते थे, अब फॉल्स स्टार्ट की परमिशन नहीं होती। अब जब आप 100 मीटर के लिए वहां पर ऑन या मार्क सेट आउट स्टार्ट पे आप आते हैं, जैसे ही फायर होता है उसके बाद आपने फायर के बाद रिएक्शन टाइम जो है आप वहां देख सकते हैं कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हैं। अब चूंकि आपके जो पीछे वो ब्लॉकर्स होते हैं, पीछे लगे होते हैं जो, उनकी जो है वायर वो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। जैसे अपना पाँव आप उठाएंगे उससे, तो वो फौरन से पहले स्टैगर्स पता चल जाएगा कि जनाब के इन्होंने फलां टाइम पे ये पाँव उठाया था, तो वहां से ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये रिएक्शन टाइम मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इसका मुख्तलिफ किरदार है। अब आप चूंकि खुद स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हमने बता दिया कि 11 कंपोनेंट्स यही है और उसकी वजाहत कर दी। अब उसके बाद जो मामला है वो ये है कि आपको अंदाजा होगा कि कौन सी स्पोर्ट्स में किस तरह ज्यादा किरदार है। एरोबिक इंडोरेंस के लिए ये टेस्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, एनारोबिक के लिए सामने एजिलिटी, बैलेंस, बॉडी कंपोजिशन, कोऑर्डिनेशन, इवेंट टाइम प्रिडिक्टर और फिटनेस जनरल के लिए मुख्तलिफ चीजों के साइकोलॉजी के भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्शन टाइम के भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इनको आप ये सारे टेस्ट यूट्यूब पे परफॉर्म होकर वीडियोस में अवेलेबल है, आप इनके बारे में देख सकते हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ तामुन किया। लेक्चर सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक।